पहले लोग कमेंट करके ये पूछा करते थे कि उन्हें पेट्रोल गाड़ी परचेज करना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी। लेकिन अब लोग कमेंट करके ये पूछते हैं कि उन्हें कौन सी वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी परचेज करना चाहिए। इसकी वजह साफ है कि भाई पेट्रोल के दाम जो हैं वो आसमान छू रहे हैं और अब अच्छी खासी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मार्केट में अवेलेबल है और अब बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीद भी रहे हैं। तो आम इंसान सोचता है कि यार अगर मैं पेट्रोल गाड़ी खरीदूंगा, पेट्रोल के रेट तो बढ़ते जा रहे हैं, मेरा पैसा फालतू पेट्रोल के अंदर वेस्ट होगा, इससे अच्छा इलेक्ट्रिक गाड़ी परचेज कर लेता हूँ, पैसा ही बचेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब उसने सोच लिया है कि उसको इलेक्ट्रिक गाड़ी परचेज करना है तो उसके माइंड में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। होता क्या था, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो 3-4 साल पहले एक आम इंसान ने सोचा है कि उसे पेट्रोल स्कूटर परचेज करना है, मान लो एक्टिवा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्टिवा ही बिकती है। तो वो इंटरनेट पे बैठ के सर्च नहीं करता था कि उसके लिए कौन सी वाली एक्टिवा सही रहेगी, एक्टिवा अच्छी गाड़ी है या नहीं। उसको पता होता था कि भाई मुझे एक्टिवा खरीदनी है क्योंकि बिकती इतनी है, अच्छी गाड़ी है, आसपास गली में बहुत सारी दिखती है। वो डायरेक्ट शोरूम पे जाता था, तो जो शोरूम वाला उसे 500 से 1000 रुपये का डिस्काउंट दे देता था, वो गाड़ी लेके घर आ जाता था। क्योंकि उसके माइंड में बात क्लियर थी कि भाई पेट्रोल डलाना है, चाबी घुमाना है, गाड़ी चलाना है, बस इतना ही काम था। फीचर से उतना ज़्यादा मतलब था ही नहीं। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर ऐसा नहीं होता है। जैसे ही आप सोचते हो कि आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी परचेज करना है तो आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि भाई इसकी रेंज कितनी होगी, इसमें कितनी बड़ी बैटरी दी हुई है, बैटरी 5 साल चलेगी या फिर 8 साल, बैटरी ख़राब हो गई तो खर्चा कितना आएगा, इसमें फ़ीचर्स कौन कौन से हैं, फ़ीचर्स को यूज़ करने के लिए पैसे कितने लगेंगे, गाड़ी के अंदर सब्सिडी कितने प्रकार की आती है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपको शोरूम वालों से पूछना चाहिए या फिर इन सारे सवालों के जवाब आपको पता होना चाहिए अगर आप एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर परचेस कर रहे हो। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता दूंगा, मतलब मैं आपको सारी टिप दे दूंगा कि आपको शोरूम वालों से जाके कौन कौन से सवाल पूछना है, ताकि आपको पता चल सके कि आपने जो गाड़ी खरीदी है उसमें क्या वारंटी है, क्या फीचर्स हैं, कितने पैसे आपको बाद में पेमेंट करना है। ताकि इससे होगा ये कि 3-4 साल बाद आपको झटका नहीं लगेगा एकदम से कि यार ये खर्चा तो मुझे शोरूम वालों ने बताया नहीं था। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें शोरूम वालों से पूछना है वो ये है कि भाई इसकी कीमत कितनी है और इसमें सब्सिडी कितनी है। देखो, पेट्रोल और ईवी के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि तुमने जब भी कोई पेट्रोल टू व्हीलर खरीदा है उसमें कभी भी तुम्हें सब्सिडी नहीं मिली होगी। लेकिन ईवी के अंदर सब्सिडी होती है और दो तरह की सब्सिडी होती है। पहली होती है सेंट्रल सब्सिडी, दूसरी होती है स्टेट सब्सिडी। सेंट्रल सब्सिडी समझ लो कि मान लो एक गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 1,05,000 रुपये का है, तो अभी मोटा मोटा तुम्हें 5,000 रुपये की सेंट्रल सब्सिडी मिलती है ज़्यादातर गाड़ियों के ऊपर। कुछ गाड़ियाँ जो इन पर नहीं मिलती, लेकिन ज़्यादातर गाड़ियों पर 5,000 रुपये की सेंट्रल सब्सिडी मिलती है। तो वो 5,000 रुपये माइनस होके तुम्हारी गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस हो जाएगा 1,00,000 रुपये। तो ये सेंट्रल सब्सिडी जो है ये तुम्हें एक्स शोरूम प्राइस में से माइनस हो जाएगी, तुम्हें पेमेंट नहीं करना होगा। तो जब तुम्हें पेमेंट ही नहीं करना तो तुम्हें वापस मिलेगी भी नहीं। अब आ जाते हैं दूसरी सब्सिडी की तरफ जो है स्टेट सब्सिडी। स्टेट सब्सिडी का जो अमाउंट होता है वो तुम्हारे अकाउंट में वापस आती है। तो सबको इसी बात से बहुत मतलब होता है। लेकिन ये बात जान लो कि भाई हर स्टेट के अंदर स्टेट सब्सिडी नहीं है। किसी स्टेट के अंदर ईवी के ऊपर रोड टैक्स में रिबेट है, किसी स्टेट में रोड टैक्स के ऊपर रिबेट भी है और सब्सिडी भी है। अब सब्सिडी का कैलकुलेशन कैसे होता है वो समझा देता हूँ, कैसे अमाउंट वापस आता है। मान लो तुमने दिल्ली के अंदर कोई गाड़ी खरीदी है जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 1,05,000 रुपये। तो 5,000 रुपये तो उसमें सेंट्रल सब्सिडी का माइनस हो जाएगा, तो बचा 1,00,000 का एक्स शोरूम प्राइस। अब ये 1,00,000 के एक्स शोरूम प्राइस में आरटीओ इंश्योरेंस का जो भी अमाउंट होगा, मोटा मोटा एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, तुम्हें गाड़ी पड़ी है ऑन रोड 1,10,000 रुपये की, तो 1,10,000 रुपये तुम्हें पे करना है। इसके बाद जो स्टेट सब्सिडी का जो अमाउंट है वो तुम्हारे अकाउंट में वापस आएगा कुछ टाइम के बाद। अब ये स्टेट सब्सिडी जो है ये हर स्टेट में अलग अलग होगी, इनका अमाउंट अलग होगा और ये कब तुम्हारे अकाउंट में वापस आएगा पैसा, इसका क्राइटेरिया भी अलग अलग होगा। जैसे दिल्ली के अंदर अभी स्टेट सब्सिडी है, लेकिन हुआ क्या है, पिछले 1.5-2 साल से जिन लोगों ने गाड़ी खरीदी है भी उनकी स्टेट सब्सिडी भी अभी पेंडिंग है। कुछ लोगों की आई है, कुछ लोगों की नहीं आई है। तो यार जहां भी तुम रहते हो, अगर उस स्टेट के अंदर स्टेट सब्सिडी है ईवी टू व्हीलर के ऊपर, तो तुम्हें जाके पता लगाना हो कुछ लोगों से जिन्होंने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदा है कि उनकी सब्सिडी उनके अकाउंट में आ चुकी है या नहीं आ चुकी। क्योंकि देखो, ऐसे तो कंपनी वाले अपनी वेबसाइट के ऊपर सब्सिडी माइनस करके जो प्राइस है वो कोट करते हैं। जैसे मान लो कोई भी गाड़ी है, तो जब उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे लिखा होगा नेट इफेक्टिव प्राइस। नेट इफेक्टिव प्राइस का मतलब ये होता है कि उसमें से सेंट्रल सब्सिडी और स्टेट सब्सिडी दोनों माइनस करके दिखाया गया है। तो जब तुम वेबसाइट पे चेक करोगे तो तुम्हें अमाउंट बहुत कम दिखाई देगा, लेकिन शोरूम वाले तुमसे ज़्यादा पैसे लेंगे। तो तुम बोलोगे यार वेबसाइट पे तो ये बहुत कम शो हुआ था। तो वहाँ जो अंतर आएगा वो आएगा स्टेट सब्सिडी का।
तो भाई वो अमाउंट तुम्हें पे करना होगा, तुम्हारे अकाउंट में वापस आएगा। लेकिन ये तुम्हें एग्जैक्टली कोई बता नहीं सकता कि स्टेट सब्सिडी का अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में कब वापस आएगा। बाकी अगर देखो, अगर तुम्हें ये जानना है कि जिस सिटी या स्टेट के अंदर तुम रहते हो वहाँ पे स्टेट सब्सिडी है या नहीं ईवी टू व्हीलर के ऊपर, तो इस वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं तुम्हें रिप्लाई करके बता दूंगा। देखो, कॉस्ट के बाद अगली सबसे ज़रूरी चीज़ आती है रेंज। देखो, ईवी के अंदर बैटरी होती है और बैटरी की वजह से ही इसमें रेंज जो होती है वो लिमिटेड होती है। मतलब एक बार फुल चार्ज में गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी। तो पेट्रोल व्हीकल के मुकाबले यहाँ पे एक बहुत बड़ा अंतर आता है, क्योंकि वहाँ आप हर कभी गाड़ी नहीं चला सकते, आपकी गाड़ी चार्ज होना ज़रूरी है। क्योंकि देखो, अगर मान लो तुमने ऐसी गाड़ी ली है जिसमें फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है ही नहीं, मान लो तुमने आई क्यूब ली है या चेतक ली है, उसमें फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है, तो भाई तुम्हें उसको चार्ज रखना पड़ेगा, क्योंकि जब ही तुम्हें रेंज मिल पाएगी। तो सबसे बड़ी चीज़ ईवी के अंदर ये है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारी गाड़ी के अंदर कितने किलोवाट आवर की बैटरी है, मतलब कितनी बड़ी बैटरी दी हुई है, और उससे तुम्हें फुल चार्ज करने में कितने किलोमीटर की रेंज मिलेगी। मान लो तुम्हारा ऑफिस घर से 30 किलोमीटर दूर है और वापस आना 30 किलोमीटर, तो तुम्हें डेली रेंज कम से कम ऐसी गाड़ी लेना चाहिए जिसकी डेली रेंज जो है वो 80 से 100 किलोमीटर के बीच हो, ताकि अगर तुम ऑफिस भी जा पाओ, वापस भी आ पाओ, और अगर बीच में कोई इमरजेंसी आ जाए तो तुम्हारा वो भी काम आसानी से हो जाए। तो तुम्हें बहुत छोटा बैटरी पैक वाली गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, तुम्हें ऐसी गाड़ी खरीदनी चाहिए जिसमें एक्चुअल रेंज कम से कम 90 या 100 किलोमीटर की तो हो, ताकि तुम्हारा काम आसानी से हो जाए। अब देखो, रेंज के मामले में तुम्हें कन्फ्यूजन ये होगा कि सारे ब्रांड्स अपनी मार्केटिंग के अंदर जो रेंज दिखाएंगे वो आईडीसी रेंज होगी। आईडीसी रेंज जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एक्चुअल रेंज के मुकाबले। तो तुम्हें भाई एक्चुअल रेंज से मतलब होना चाहिए, तुम्हें आईडीसी रेंज से मतलब नहीं होना चाहिए। तो मैं बताता हूँ कैसे तुम पता लगा सकते हो। मान लो तुम शोरूम के पास गए, उन्होंने तुम्हें आईडीसी रेंज ही बताया, तो भाई उनसे पूछो कि भैया गाड़ी एक्चुअल रेंज कितनी देगी। मान लो उन्होंने तुम्हें वो ज़्यादा फिगर बता दिया जिसमें तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, जो भी उन्होंने आईडीसी रेंज बताई है उसका 70% निकाल दो। मान लो उन्होंने आईडीसी रेंज बताई है 150 किलोमीटर, तो 150 किलोमीटर का 70% जो होता है, मोटा मोटा इको मोड पे आराम से चलाने पे तुम्हें उतनी रेंज मिल जाएगी। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 2 लोगों में, हो सकता है ये सिंगल आदमी में ही मिले। अब मैं तुम्हें यहाँ बता देता हूँ कि भाई ईवी के अंदर अगर तुम्हें सबसे ज़्यादा रेंज निकालनी है तो ये मान के चलो कि भाई तुम इको मोड पे गाड़ी चलाओ और स्लो चलाओ, मतलब 30 से 40 की स्पीड पे। तुम राइड में या फिर सिटी मोड पे भी गाड़ी चला सकते हो, लेकिन उसमें भी तुम्हें स्पीड जो रखनी होगी वो 30, 40, 45 के आसपास रखनी होगी, और थ्रॉटल जो है वो कांस्टेंट रखना होगा। मतलब तुम्हें बहुत ज़्यादा रेस नहीं देनी है गाड़ी की, बहुत तेज़ गाड़ी चलाओगे तो रेंज नहीं मिलेगी। तुम अगर गाड़ी आराम से चलाओगे तो तुम्हें अच्छी रेंज मिल जाएगी। बाकी अगर तुम्हें गाड़ी लेके पोर्टर में, रैपिडो में, बाइक टैक्सी या फिर कहीं क्विक कॉमर्स, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो में काम करना है, तो फिर तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि भाई जो गाड़ी तुम परचेज कर रहे हो वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है या नहीं। और अगर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है तो जिस ब्रांड की तुम गाड़ी परचेज कर रहे हो उसके फास्ट चार्जर्स तुम्हारे सिटी में हैं भी या नहीं। जैसे मान लो तुमने एथर की गाड़ी ली है, एथर का फास्ट चार्जिंग नेटवर्क भी इंडिया में अच्छा खासा है और एथर की सारी गाड़ियाँ फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती भी हैं। मान लो तुमने विडा की कोई गाड़ी खरीदी है, विडा की गाड़ी भी एथर के फास्ट चार्जिंग नेटवर्क को सपोर्ट करती है, तो ये दोनों गाड़ियाँ तो फास्ट चार्जिंग में चार्ज हो जाएंगी। लेकिन मान लो आई क्यूब लिए तुमने, चेतक लिए, या फिर तुमने सिंपल वन ली है, या तुमने रिवर इंडी ली है, तो ये गाड़ियाँ जो हैं ये फास्ट चार्ज नहीं होंगी, क्योंकि इनका फास्ट चार्जिंग का नेटवर्क ही नहीं है। बल्कि चेतक और आईक्यू में तो फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी नहीं है। अब देखो, अगर तुम्हें रेंज का और ज़्यादा अंदाज़ा अच्छे से लगाना है तो मान लो तुम्हें तुम्हारे पार्टनर के साथ में, वाइफ, ब्रदर या सिस्टर के साथ में रोज़ कहीं ट्रैवल करना है। तुम्हें पता है कि भाई ये 2 ही लोग हैं जो रोज़ कहीं ना कहीं जाएंगे, और तुम्हें अंदाज़ा नहीं लग रहा कि यार कौन सी गाड़ी तुम्हें कितने किलोमीटर की रेंज देगी, क्योंकि वेट अलग अलग हो सकता है ना। मान लो तुम्हारे भाई का वेट ज़्यादा हो, तुम्हारा वेट कम हो, या फिर किसी का वेट ज़्यादा हो, कम, कुछ भी हो सकता है। तो भाई मेरा सजेशन ये है कि जब तुम शोरूम वालों के पास जाओ तो उनको बोलो कि भैया मैं कम से कम 5 से 6 या 10 किलोमीटर की टेस्ट राइड लूँगा। आप चाहे तो मैं गाड़ी परचेस कर लूँगा, लेकिन मुझे टेस्ट राइड 10 किलोमीटर की चाहिए। देखो, रिक्वेस्ट करोगे, अच्छे से बात करोगे तो शायद तुम्हें शोरूम वाला 8-10 किलोमीटर की टेस्ट राइड देते, क्योंकि तुम में सेटिस्फेक्शन जब तक ना मिले जब तक गाड़ी परचेज मत करना। तो भाई 10 किलोमीटर चलाने में तुम्हें इतना अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी गाड़ी की बैटरी जब मैं ट्रैफिक के अंदर चला रहा हूँ तो इतने % बैटरी गिरी है 10 किलोमीटर चलाने पे। तो तुम्हें एक मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं जब ये 2 लोगों के साथ में कहीं बाहर निकलूंगा, जब मैं जॉब पे जाऊँगा या कहीं भी काम पे जाऊँगा, तो मेरी गाड़ी मुझे इतने किलोमीटर की रेंज देगी। क्योंकि देखो, एग्जैक्ट रेंज कितनी देगी गाड़ी ये कोई को भी बताना मुश्किल ही होगा, क्योंकि जहाँ तुम रहते हो वहाँ पे सड़कों की कंडीशन कैसी है, गाड़ी पे वेट कितना है,
टेम्परेचर कैसा है, तुम गाड़ी कितनी स्पीड पे चला रहे हो, तुम गाड़ी कौन से मोड पे चला रहे हो, इन सारी चीज़ों के ऊपर रेंज जो है वो डिपेंड करती है। और यार ऐसे भी लोग होते हैं जिनके घर में चार्जिंग की फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं होती, तो अगर वो ईवी लेंगे तो फिर इसे चार्ज कैसे करेंगे। तो भाई सब्सिडी के बाद जो दूसरी मेन चीज़ है वो है रेंज और फास्ट चार्जिंग, ये तुम्हें शोरूम वालों से पूछना है। तीसरी चीज़ आ जाती है भाई वारंटी। देखो ईवी के अंदर वारंटी सबसे मेन चीज़ में से एक है, क्योंकि भाई ईवी के पार्ट्स महंगे आते हैं। सबसे मेन चीज़ होती है इसमें बैटरी, और बैटरी का प्राइस सबसे ज़्यादा आता है। बैटरी के अलावा जो कंपोनेंट्स होते हैं, क्रिटिकल कंपोनेंट्स, वायरिंग हार्नेस वगैरह, इसका प्राइस भी अच्छा खासा होता है। तो तुम्हें भाई शोरूम वालों से पूछना है कि भैया व्हीकल, बैटरी, मोटर और कंपोनेंट्स के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी कितनी है, मतलब बिना मुझे एक्स्ट्रा पैसे दिए इस पे वारंटी मुझे कितनी मिल रही है, और मुझे ऑप्शन बता दो कि अगर मुझे कितने पैसे एक्स्ट्रा देने होंगे जिससे मेरी बैटरी, मोटर या कंपोनेंट्स के ऊपर मुझे एडिशनल वारंटी मिल जाए, जिसको एक्सटेंडेड वारंटी बोलते हैं। भाई अगर तुम्हें वारंटी के बारे में समझ में नहीं आए, शोरूम वाले अच्छे जवाब नहीं दें, तो मेरा ये वाला वीडियो देख लेना। इस पे मैंने डिटेल में समझाया है कि तुम्हें कौन सा ब्रांड कितने किलोमीटर्स की या फिर कितने साल की वारंटी दे रहा है, और तुम्हें उसके लिए कितने पैसे एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे। देखो बेसिकली ईवी में 3 तरह की वारंटी होती है। पहली होती है व्हीकल के ऊपर, दूसरी होती है बैटरी और मोटर के ऊपर, और तीसरी होती है क्रिटिकल कंपोनेंट्स के ऊपर। अब हर ब्रांड जो है वो इन वारंटी को अलग अलग साल में और अलग अलग किलोमीटर्स में कवर करता है। कोई कहता है कि भाई मैं 5 साल या 60,000 किलोमीटर की वारंटी दूंगा, कोई कहता है मैं 5 साल या 70,000 किलोमीटर की वारंटी दूंगा, कोई ब्रांड बोलता है भाई मैं ऑप्शन दूंगा आपको कि आप 8 साल या 80,000 किलोमीटर की वारंटी भी ले सकते हो। तो ये हर ब्रांड का अलग अलग है। बाकी ये वाली वीडियो देख लेना, पता चल जाएगा। और भाई मेरा सजेशन यही रहेगा कि भाई व्हीकल खरीदते समय एक्सटेंडेड वारंटी को परचेस करना ही करना, क्योंकि भाई 6.5, 7 और 8 है, जितने पैसे भी एक्स्ट्रा लगे उससे होगा ये कि मान लो 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद भी अगर व्हीकल में कुछ भी दिक्कत आती है तो भाई तुम्हारे पैसे बच जाएंगे। ये 6,000 रुपये ना उस टाइम पे 50,000 के बराबर होंगे, ये मान लो तुम। तो बैटरी के ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी परचेस कर लेना, ये मेरा सजेशन है। अगली चीज़ जो तुम्हें शोरूम वालों से पूछना है भाई वो ये है कि गाड़ी में फीचर्स कौन कौन से हैं। और चलो फीचर्स तो मैंने मान ली तुम्हें पता भी होंगे, वो बता ही देगा, लेकिन फीचर्स को यूज करने के लिए तुम्हें बाद में कितने पैसे एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे। देखो मोबाइल की तरह ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी सिम लगी होती है। जो फीचर्स चलते हैं वो इंटरनेट वाले फीचर्स उस सिम के थ्रू चलते हैं, उसमें इंटरनेट पैक डलता है, ठीक है, जैसे मोबाइल में डलता है। तो भाई कुछ टाइम तक तो कंपनीज इंटरनेट पैक वाले फीचर्स जो हैं फ्री में देती हैं, लेकिन उसके बाद तुम्हें पैसे पे करना होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं तुमने एथर की रेस्टा खरीदी है, उसमें अगर तुमने प्रो पैक खरीदा है तो प्रो पैक की वैलिडिटी तो लाइफ टाइम की है, लेकिन जो इंटरनेट पैक वाले फीचर्स होंगे वो तुम्हारे 3 साल तक काम करेंगे। उसके बाद तुम्हें दोबारा इंटरनेट पैक का जो है वो कनेक्ट प्रो का सब्सक्रिप्शन जो है वो परचेस करना पड़ेगा। इसका मोटा मोटा 2500 रुपये लगता है अगले 3 साल का। तो ये खर्चा तुम्हें बाद में पता चले 3 साल बाद बंद हो जाए तो कि यार शोरूम वालों ने तुम्हें बताया नहीं, तो ये बात तुम्हें पहले बता रहा हूँ कि तुम्हें पूछना होगा शोरूम पे जाके कि भैया इसके इंटरनेट पैक के चार्जेस अभी कितने हैं, मुझे अभी फ्री साथ में क्या मिल रहा है, और 2 साल बाद, 3 साल बाद मुझे कितने पैसे पे करना पड़ेंगे अगर मुझे ये इंटरनेट वाले फीचर्स को यूज करना है। तो अगली चीज जो तुम्हें शोरूम वालों से पूछना है भैया वो है सर्विस के बारे में। देखो जैसे पेट्रोल व्हीकल के अंदर तुमने कभी सर्विस के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि भाई होता क्या था, वहाँ पे जब तुम खरीदने आते थे गाड़ी, वहाँ पे तुम्हें बुक मिलती थी, उसमें लिखा होता था कि भैया पहली सर्विस इतने किलोमीटर पे है या इतने टाइम पे, दूसरी सर्विस इतने टाइम पे, ये उसमें फ्री सर्विस भी होती थी। तुम सर्विस कराना जाते थे, वो बुक लेके जाते थे, सामने वाले सर्विस सेंटर को देते थे, वो उसमें से पर्ची काट के तुम्हें वापस देता था। 300-400 रुपये लगते थे फ्री सर्विस में भी, जैसे ऑयल वगैरह चेंज होता था, फिल्टर वगैरह चेंज जो भी होता था, वो तुमसे पैसे लेता था, तुम्हें बुक वापस करता था, 2-3-4 घंटे 5 घंटे बाद तुम्हें गाड़ी वापस मिल जाती थी। लेकिन भैया ईवी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ ब्रांड तो सर्विस बुक देते ही नहीं है, इनका जो पूरा प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन होता है। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारी गाड़ी की पहली सर्विस जो है वो कितने हज़ार किलोमीटर पे या फिर कितने टाइम के अंदर होनी है, और उसमें खर्चा कितना लगता है। वैसे तो ईवी के अंदर ज़्यादा खर्चा होता ही नहीं है, छोटी मोटी चीज़ होती है, लेकिन फिर भी तुम्हें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल और ईवी के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब देखो ये तो सारे वो सवाल थे जो तुम्हें शोरूम वालों से आगे पूछना है, ये सारी जानकारी तुम्हें होनी चाहिए। अब हो सकता है कि भाई शोरूम वालों को ज़्यादा ना पता हो, वो ज़्यादा अच्छे से ना बताएं, तो भाई तुम्हारे माइंड में जो भी डाउट्स हैं मेरे जाके वीडियोस देख लेना। मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं ईवी के ऊपर, हर ब्रांड के ऊपर, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाय चांस अगर नहीं होते हैं तो इस वीडियो पे कमेंट करके जो भी पूछोगे मैं रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन इन सारे सवालों के अलावा भी कुछ बातें हैं जिनका तुम्हें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है
कि भाई जो इलेक्ट्रिक व्हीकल तुम खरीदने वाले हो उसके ब्रांड के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई ये पुराना ब्रांड है कि नहीं है, ये गाड़ियाँ अच्छी बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, इनकी गाड़ियों में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो 60-70 हज़ार वाली चाइनीज़ व्हीकल जो आते हैं उनको परचेस कर लेते हैं, क्योंकि उनके आसपास जो दुकानों पे ये बिकती है उनको लगता है सस्ते में काम हो गया। 2 या 3 महीने तो वो गाड़ियाँ बढ़िया चलती हैं, लेकिन जब उसमें दिक्कत आना चालू होती है तो उसमें कोई सर्विस का कोई पैरामीटर होता ही नहीं है, उसकी सर्विस कैसे होगी, सपोर्ट कैसे मिलेगा। तब उनको समझ आता है कि भैया इसमें पैसे बर्बाद कर दिए हैं। मैं देखता हूँ कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील वायरल होती हैं जहाँ पे लोग ये बोलते हैं कि भाई 1 लाख में 3 स्कूटी ले जाओ, 4 स्कूटी ले जाओ। तो भाई आपको ये बात समझना होगी कि ये सारे व्हीकल जो हैं चाइनीज़ व्हीकल हैं, इनका एक्चुअल में सर्विस सपोर्ट तुम्हें इंडिया में नहीं मिलेगा। अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि मिल जाएगा तो भैया कोई भी दिक्कत होगी उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि आपको अगर अपने पैसे बचाना है तो मेरी एडवाइस ये है कि आप उनसे दूर रहें, आप एक स्टैब्लिश ब्रांड का अच्छा टू व्हीलर परचेज करें।